हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार और लवण और ये पार्ट 1 है। ध्यान से करिएगा, टॉपिक को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ाया जाएगा और आज हम लोग अच्छे अच्छे चीज़ों का अध्ययन करेंगे बेस लेवल से। तो चाहिए सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है ना। कई बच्चे को पता होगा, कई बार आप मेरे पास पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पर देखते हैं कैसे है। सबसे पहले अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? एसिड। क्यों सर आप इंग्लिश बता रहे हो? कारण है, आपको अगर एग्जाम पे आता है कि एसिड शब्द कहाँ से लिया गया है, तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से प्रेरित है। ठीक है, लैटिन भाषा से एसिड शब्द आया है और जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो ये लैटिन भाषा में एसिड बोला जाता है और वहीं से हमारा ये है। ऐसे लगता तो है इंग्लिश है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अम्ल के प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। जितने भी प्रॉपर्टी लिखे गए हैं उससे ज़्यादा पढ़ना आपको बिल्कुल नहीं है, होता तो काफ़ी सारा है लेकिन नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो आपका अम्ल होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन को इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H+ में। ठीक है, और एक MCQ कई बार आया हुआ है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है, तो ये मैंने मेंशन करके रखा है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर आप लीजिएगा, मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है जो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। जैसे अगर ध्यान रखना है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आपको 3 अम्ल याद रखना है। ये 3 अम्ल पर हम फिर से लौटेंगे वापस। ठीक है, और थोड़ा सा हम पहले आगे पढ़ देते हैं, फिर वापस से आएंगे। बहुत जरूरी चीज आपको सिखाना है। आगे जाके देखते हैं तो अम्ल को अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो कैसा होता है दोस्तों? तो वो खट्टा होता है, सबको पता होगा, है ना, सबको पता होगा। और अगर आप और आगे जाते हो, जैसे सब चीज को तो टेस्ट किया नहीं जा सकता है ना, सब चीज को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इस कारण से क्या होता है कि और भी मेरे को टेस्टिंग करने के लिए और भी चीज चाहिए। तो एक होता है लिटमस परीक्षण। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक है, और आखिरी नंबर पॉइंट बेहद जरूरी है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ तक तो सारे अम्ल से रिलेटेड बातें हो गई। अब कुछ कुछ जो यहाँ नहीं लिखा है वो मेरे साथ प्लीज पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अगर आपको आता है तो लिटमस पत्र का अपना कौन सा कलर होता है, यानी कोई चीज बाय डिफॉल्ट होता है ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिटमस पत्र का अपना कलर जो होता है वो बैगनी होता है। और लाल और लिटमस पत्र क्यों बनाया जाता है? अम्ल के टेस्टिंग करने के लिए। लाल को अगर नीला कर दे, नीला को अगर लाल कर दे तो अम्ल होता है, और अगर वो उल्टा अगर कर देगा तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षार हो जाएगा, है ना। उल्टा अगर कन्वर्ट कर देगा तो वो क्षार हो जाएगा। क्लियर? अब रह गई कुछ और बातें आपसे करनी है मेरे को। अब आप इसको देखिए, ये जो HCl होता है 2 तरह का होता है। एक HCl जो हमारे वायुमंडल तो नहीं बोलेंगे, हमारे पृथ्वी में पाया जाता है या लैब में पाया जाता है। और अगर आपको लैब वाले HCl का पीएच मान पूछेगा तो ये होता है 3.01। कई किताबों में ये 3 भी दिया रहता है, एक्चुअली वो रेंज रहता है। ऐसे अगर एक्यूरेसी की बात करें तो जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोई गलती नहीं है, इसका होता है 3.01। ठीक है, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पेट में भी HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। काम क्या करता है सर? ये HCl का 2 काम है, बैक्टीरिया को मारना, ठीक है, और एक काम क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करना। ठीक है, भोजन को पचाने में सहायता करना। होता क्या है, जैसे खाना गले से अंदर से होता हुआ पेट में जाता है, तुरंत HCl बनना चालू होता है और HCl चारों ओर जाकर के खाना को घेर लेता है। इसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको मारता है और फिर भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है,
तो ये पेट में भी हमारा HCl होता है, और पेट में HCl का काम क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस वाले का अगर pH मान पूछेगा तो इसका pH मान 1 होता है। तो जब एग्जाम में सवाल आए तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन से HCl का pH मान पूछा है। कई किताबों में मैंने देखा है कि इसका रेंज दिया रहता 1 से 2, तो ये रेंज है, एक्यूरेट वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब रह गया कि पेट में अम्ल बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लयता। दो होता है यार दिक्कत पेट में, अम्ल ज्यादा भी बनने लगता है, कम भी बनने लगता है। ठीक है ना, अम्ल अगर कम बनने लगे, है ना, अम्ल अगर कम बनने लगे तो आपको भोजन को पचाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करेंगे, आपको गैस के मेडिसिन देंगे, है ना, और या नहीं तो डाइजेस्टिव मेडिसिन देंगे, गैस के नहीं डाइजेस्टिव मेडिसिन देंगे, क्योंकि आपके पेट में अम्ल कम बन रहा है। और अम्ल अगर कम बनेगा तो ऑब्वियसली क्या इंडिकेट होगा, आपका भोजन पचेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि HCl भोजन को पचाने में सहायता भी करता है। ठीक है, अब रह गया तो इसके लिए डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन देंगे, तो ऑब्वियसली भोजन को पचाने वाले मेडिसिन देंगे, है ना भाई, तब तो भोजन पचेगा ना। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर पेट में अम्ल ज्यादा बनने लगेगा तो क्या परेशानी होगा, तो आपके पेट में जलन होगा। अगर आपके पेट में जलन हो रहा तो इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पेट में अम्ल ज्यादा बन रहा है। तो अगर एक सवाल आता है कि पेट में अगर आपका जलन कर रहा है, या ऐसे पूछेगा एग्जाम पे कि अम्ल ज्यादा बनने लगे तो क्या दवाई खाते हैं, तो उस वाले में हम लोग खाते हैं एंटासिड। ये डॉक्टर लोग भी एलोपैथ मेडिसिन एंटासिड देते हैं। ठीक है, एंटासिड मतलब क्या होता है सर, एंटी एसिड। अगर आप इसको संधि विच्छेद इंग्लिश में करें तो एंटी एसिड। ठीक है, तो मतलब अम्ल ज्यादा बनने लगा तो अम्ल को कम करने के लिए एंटी करो उसका, तो एंटी एसिड आपका हो गया। आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा, है ना। तो कम बने ज्यादा बने, कई बार क्या होता है कि खाने पीने की वजह से ऐसा होता है, और कई बार लोगों को दिक्कत ये बढ़ता जाता है और लास्ट में जाके ये बीमारी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, उस वजह से भी ये होता है। चलो यहां तक तो बच्चे को समझ में आ गया है। इसके बाद चलते हैं आगे, है ना। अब अगर हम लोग देखते हैं आगे, सर इस वाले में क्या कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो अगर आप ध्यान से देखना तो बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बैटरी में भी दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल H2SO4 का pH कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल H2SO4 का pH कितना होता है। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल H2SO4 का pH पूछे तो ये 2.74 होता है। ठीक है, 2.74 होता है। क्लियर है भाई, कोई इसमें समस्या तो नहीं। और अगर आपको बैटरी वाले का pH मान पूछे तो ये आपका हो जाता है 7 से कम, अगर आपको रेंज बताएं तो 6.5। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैंने यार थोड़ा सा दिमाग एक्चुअली अलग रहता है ना। ध्यान से देखना, अगर बैटरी वाले का मैंने pH पूछा ना तो सबसे कम होता है, वो होता है 0। तो हमारा एक MCQ बना कि सबसे कम pH किसका होता है, तो बैटरी अम्ल का, बैटरी में जो अम्ल पाया जाता है उसका pH 0, याद रखिएगा। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है, यानी कौन सा, हमारा HCl, उसका हो जाता है दोस्तों 1। ठीक है, तो ये दो आप जरूर से याद रखना। इसके बाद अगर HNO3 का pH मान पूछ दिया तो 3.01। यहां तक भी बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा। कुछ और बातें आपसे करनी है। अब HCl और HNO3 से प्लीज एक चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, HCl प्लस HNO3 इसको मिला दे तो क्या बन जाता है दोस्तों, एक्वा रेजिया। और हमेशा एग्जाम में सवाल करता है कि हमारा जो एक्वा रेजिया होता है क्यों इस्तेमाल होता है, प्लस और एक सवाल एग्जाम में घूमता है कि इसको किस अनुपात में मिलाते हैं, है ना। तो किस अनुपात में मिलाते हैं ये भी हमारे पास सवाल है। और एक्वा रेजिया का फॉर्मूला क्या है, तो एक्वा रेजिया का फॉर्मूला होता है HCl प्लस HNO3। ठीक है, एक्वा रेजिया काम क्या होता है, सोने को चमक प्रोवाइड करने के लिए या साफ करने के लिए। क्लियर है, किस अनुपात में मिलाते हैं आप याद कैसे रखोगे, ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 है ना उधर में रेशियो 3 नहीं होगा,
जिसमें कुछ नहीं है ना उसमें वो 3 चला जाएगा, यानी HCl का 3 और इसका भाई 1। एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना, कई बार ये एग्जाम में उल्टा पूछ देता है, HNO3 और HCl को किस अनुपात में मिलाया गया। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 होगा वो बिना नंबर के तरफ चला जाएगा और इधर में हो जाएगा 1। इस तरह से आपको याद रख लेना है कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रह गया कि आगे अगर थोड़ा सा हम आपको और कुछ पूछे तो इसका रंग बेसिकली कैसा होता है। तो इसका रंग बेसिकली हो जाता है, अगर हम आपको हिंदी में लिखते हैं तो पीला नारंगी, दोनों मिक्सअप होता है, ठीक है। पीला नारंगी इसका मिक्सअप होता है। क्लियर है। अगर आपको थोड़ा सा सघन अध्ययन करना है तो सर इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है या संरचना कैसा होता है, तो दोस्तों हम बताते हैं HCl 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 N+, यहाँ पर O डैश, डैश का मतलब सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये, ठीक है। जानकारी के लिए बताया गया, क्या पता कब किस्मत खराब हो जाए और आपको ये एग्जाम में दे दे, है ना। तो इसका मतलब अभी तक कुछ जो चीज नहीं लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या है ना। इसके बाद अगर यहां से एक सवाल और आता है तो एक हमने एक्वारेजिया पढ़ा, एक होता है यार अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लों का राजा, ठीक है। तो अम्लराज दोस्तों इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं HCl + HNO3, जिसको 3:1 में मिलाया जाता है, ठीक है। एक्वारेजिया बोले चाहे अम्लराज बोले बात बराबर ही है ना। एक्वारेजिया बोले चाहे अम्लराज बोले बात बराबर ही है, ठीक है। अब रह गया कि आपका सवाल हो सकता है बने एग्जाम पे कि HCl और HNO3 को ही सोने के केस में क्यों यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में एक बात पक्का है, किसी को किसी के साथ यूज करने का मतलब उससे वो रिएक्शन नहीं करता होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसी को साफ करने में क्यों काम में लगाया जाता है, क्योंकि सोना जो होता है जिसका सिंबल Au होता है और चांदी जो होता है इसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता है ना, रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है। ध्यान रखना कौन रिएक्ट नहीं करता है दोस्तों, इसके साथ जो मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, जो अक्रिय मेटल, मतलब अक्रिय तो कोई नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, हम थोड़ा सा उल्टा बोल रहे थे, लेकिन ये जो अम्लराज होता है ये सोना और चांदी से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया ऐसा तैसा नहीं करता है, सोना और चांदी को गलाने का क्षमता होता है, और इस गलाने के क्षमता के कारण ही इसको उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि गलाएगा जो ज्वेलर है ना, अगर वो गला देगा तब तो उसका आकार प्रोवाइड करेगा, इसी के कारण दोस्तों इसको इस तरह से कहा जाता है या प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कई बार आप सोनार के पास जाइएगा, देखिएगा आपके सामने वो साफ कर देगा, और जैसे ही उसमें वो डालेगा ना तो वहां पर धुआं निकलेगा, और वो धुआं आंखों को भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, और इसी कारण इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। आशा करते हैं यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप जितने भी देख रहे हो, ठीक है, जितने भी चीज देख रहे हो उस वाले में आपको पता है, ठीक है, कि सब पे H आ रहा है ना, सब पे H आ रहा है, और सब पे H आने के कारण नहीं, अगर आप कोई भी आप अम्ल लेते हैं उसमें देखिएगा सब में H आएगा ही आएगा, ठीक है, सब पे H आएगा ही आएगा, यानी सभी अम्लों में H पाया जाता है। यहां तक बच्चे को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जीवन से जुड़ी एक बात, ठीक है, अगर आपको शरीर में कभी भी अम्ल बनने लगे, सबको एक सिंपल सा सलाह देते हैं, आपको पता है ये अम्ल बनने लगता है, यानी पेट में ज्यादा अम्ल बनने लगा तो HCl बनने लगा। अम्ल को कौन पानी बना देगा? क्षार। यानी अगर आपके घर में कभी आपको लगे, अगर बीमारी नहीं है तो ये तरीका काम करेगा, बहुत ज्यादा पेट में जलन होने लगे तो सोचो कि आपको अम्ल ज्यादा बन रहा, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब अम्ल ज्यादा बनने लगेगा तो बेसिकली क्या हो जाता है, उसमें क्षार मिला दीजिए, जैसे आपको आराम हो जाए। तो देखिएगा क्षार जैसे ही आप खा लेंगे तो आपका आराम होगा। तो हम लोग क्षार के रूप में किसको प्रयोग कर सकते हैं, आप 1 गिलास लीजिए पानी, इसमें नमक का 1/4 डालिए, क्योंकि ज्यादा नमक प्रयोग नहीं करना चाहिए और नमक क्षारीय होता है। आप आधा घंटा में 1 गिलास करके पीजिए, 2 से 3 बार पीजिएगा,
आपका जलन आराम हो जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये तरीका काम करेगा। कैसे पता चलेगा सर अम्ल ज्यादा हो रहा है? अगर अम्ल ज्यादा हो रहा है तो उसका निशानी एक ही है, जलन पैदा होना। कैसे पता चलेगा सर अम्ल कम बन रहा? आपको गैस होगा, आपको खट्टी ढकारें आएगी। ठीक है, गैस होगा, खट्टी ढकारें आएगी, समझ रहे? और जब ऐसा होगा इसका मतलब अम्ल को ज्यादा बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों में अंतर है। अम्ल को ज्यादा बनाने वाला वस्तु, अब इस वाले में आप गैस वाले में खट्टा ढकार में अगर ये प्रयोग किए तो यूजलेस है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा सर? तो अम्ल ज्यादा बनाने वाला या अम्ल वाला वस्तु तो आप घर पे करते भी होंगे, नींबू पानी पीते हैं। अब मान लो उल्टा आपने किया, पेट में जलन हो रहा, नींबू पानी पिए और बढ़ा देगा। तो कई बार क्या होता है ना, अल्प ज्ञान बहुत भयंकर होता है। लोग कहीं से चोरी छुपे कर लेते हैं, उल्टा उल्टा प्रयोग करते हैं, कभी सक्सेसफुल उसमें हो जाते हैं और भाई कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्लाइड में काफी बातें हो गई। मुझे लगता है कि जहां जहां मेरे को एज ए बच्चे को थोड़ा सा ज्ञान भी बांटना चाहिए वहां पर हम देते हैं। बाकी यार आपकी मर्जी, अगर बोरिंग लगता होगा तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अम्ल क्या होता है। अब आपको लेके चलते हैं क्षार के बारे में। ठीक है, अब आपको हम लेके चलते हैं क्षार के बारे में। बेसिकली भाई क्षार क्या होगा? जितने प्रॉपर्टी अम्ल में पाए जाते हैं उतना सारा प्रॉपर्टी उल्टा जो होता है वो क्षार में पाया जाता है। ठीक है, क्षार में पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो अम्ल में भाई, अम्ल में क्या होता है? H+ पाया जाता है, राइट। क्षार में क्या होगा? OH होगा। जहां H+ होता है सिमिलरली OH- होता है। OH को पढ़ते क्या है सर? हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा। जहां पर भी हम लोग OH देख लेंगे वहां वहां क्षार होगा। दो एग्जाम्पल मैंने बेसिक सा लिया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक मैंने लिया KOH, इसको हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ठीक है, क्षार का स्वाद कैसा होता है सर? कड़वा। अगर नमक को टेस्ट करें, नमकीन भी बोल सकते हैं, है ना। साबुन को टेस्ट करें, एकदम अलग सा आपको स्वाद मुंह में कभी कभी चला जाता है, तो साबुन हमारा क्या हो गया? क्षार हो गया। क्लियर है? ठीक है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल का जस्ट अपोजिट। अम्ल में आपने पढ़ा पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षार में कितना होता है दोस्तों? 7 से ज्यादा। यहां तक बच्चे को समझ में आया होगा। एक ज्ञान वाली बात बताते हैं। अभी आपको पता है कोरोना वायरस, भय तो कम हो गया है, पहले की तरह डर नहीं रहा है। कोरोना वायरस आपको पता है आरएनए से होता है बना हुआ, राइबो न्यूक्सी, ठीक है, एसिड। क्लियर है? ये आपका जो होता है आरएनए वायरस होता है, सबने सुना होगा। ठीक है, अब रह गया कि यहाँ एक जानकारी वाला बात बताते हैं। ये आरएनए है, इसका वापस से जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद रिजल्टेंट आता है। खैर हम उधर में नहीं जा रहे हैं, जो जानकारी वाला बात बताते हैं। एक्चुअली ये जो आरएनए वायरस होता है ना, ये फिसलने वाला चीज होता है। फिसलने मतलब जैसे अगर प्लास्टिक पे हाथ रखो तो फिसलता है ना, वैसे। और इसका सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होता है कि ये तैलीय गुण में पाया जाता है। जैसे आप अगर हाथ में तेल लगा लो, है ना, तो जल्दी से उतरता नहीं है। आप हाथ धोइए तब भी तेल तेल रहेगा। कभी गलती से मटन खाने मिल गया पार्टी में फ्री में तो दबा के खाते हैं भाई, और दबा के जब खा लेते हैं तो हाथ धोने जाते हैं और हाथ जितना भी धोते हैं वो हाथ में लगा ही रहता है। नॉन वेज वाले पक्का ऐसा करते ही होंगे, और वो तेल छूटता नहीं है, आप कितना भी करो। फिर आप अपना रुमाल निकालते हैं वो सफेद वाला और पूरा निचोड़ के पोंछ देते हैं और सोचते हैं छोड़ ना यार, कल रुमाल का देखा जाएगा, आज तो मटन दबा लिया। फिर घर जाते हो, रुमाल का हालत पूरा खस्ता, वो सारा तेल उसमें चिपक जाता है, और जो धोता है आपके घर वाला वो पक्का गाली देता होगा या देती होगी, या किसी से धुलवाएंगे भविष्य में तो वो देगी। ठीक है, अब रह गया कि असली पॉइंट पे हम आ रहे हैं। हंसी मजाक की बातें हो गई। अब ये तैलीय चीज जो होता है ना, यही कोरोना वायरस होता है। आपके हाथों में चिपक जाता है और ऐसा चिपकता है कि वो पानी से जाता नहीं है। तो अगर कोरोना वायरस को आपको धोना है तो भूल जाइए कि प्रचार क्या देता है टीवी में, डेटोल से धोइए, ये से धोइए, वो कुछ नहीं करना है दोस्त।
ये तैलीय चीज है तो एक सोचिए ये अम्ल है, इसमें अम्ल को हटाना है, क्षार लगाएंगे। आपके घर का कोई भी साबुन से हाथ धोइए, निश्चिंत रहिए कि बाकी जो टीवी में ऐड देता उससे ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो जब इतना अच्छा चीज मौजूद है हमारे घर में, साबुन है, पार्टी साबुन ले लीजिए, गांव के बच्चे जानते होंगे, डेटॉल साबुन यूज करते, बोले कोई भी साबुन ले लीजिए, सबका सब क्षार है। सर्फ ले लीजिए ना, सर्फ से धोइए, कोई हैंड वॉश का अलग से जरूरत नहीं है। तो ये देखिए मजाक मजाक में एक चीज ये भी सीख गए कि वो अम्ल से कैसे रिलेटेड है और क्या प्रयोग करने से हाथ धोना स्वस्थ मतलब स्वस्थकारी या लाभकारी रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये ज्ञान आपने लिया, आपको कोई हैंड वॉश लेने की जरूरत नहीं, जबकि मार्केटिंग धड़ल्ले से चला जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे, है ना। और अम्ल और क्षार आपने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक आगे का एक रिएक्शन है, उदासीनीकरण। इस रिएक्शन को दोस्तों कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इन इंग्लिश इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब अम्ल में क्षार मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल का। अम्ल में क्षार मिला दिया जाए तो लवण और जल का। क्लियर है भाई? ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो NaCl प्लस, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया तो यहां पर एक काम करते हैं यार, क्या हम लोग ऐसा ले सकते हैं HCl प्लस NaOH, ये ले लेते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये अम्ल है? तो यस सर। क्या ये क्षार है? इसको रिएक्ट करके मेरे को लवण बनाना है। लवण इन द सेंस ऑफ नमक। नमक का फॉर्मूला बताइए, क्या आपको याद है? तो जवाब होगा यस सर, NaCl। ये ऐसे रिएक्ट हो गया तो ये वाला ऐसे रिएक्ट हो जाएगा। H यहाँ पे एक ठो, H यहाँ पे एक ठो और O यानी HH यानी H2 और O। रिएक्शन भी कंप्लीट और समझना भी कंप्लीट। यानी अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो पानी बन जाता है और इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि इनमें से उदासीनीकरण का समीकरण कौन वाला है, कई बार ऐसा पूछा है, तो आप यही वाला पाओगे, है ना। इसको छोड़ के आपका दूसरा बिल्कुल से नहीं देता है। यहां तक हमारे सभी बच्चे को समझ में आया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि पेट में अम्ल ज्यादा होने से क्या करना, कम होने से क्या करना, मैंने ऑलरेडी बता के रखा। यही अभिक्रिया होता है पेट के अंदर। इनो जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, इनो यूजलेस चीज है, ठीक है। आप इसके पीछे पैसा 10 रुपए मत बर्बाद करें, ठीक है, या जो भी अभी दाम है मेरे को पता नहीं। इनो में कुछ नहीं रहता है, पानी होता है, नमक होता है और एक फ्लेवर होता है, जैसे ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, और उसी को पैकिंग करके प्रेजेंट किया जाता है और उसी का दाम लगता है। तो नमक आपके घर पे है, पानी आपके घर पे, फ्लेवर को मार दीजिए गोली, ठीक है, क्योंकि बीमारी ठीक होने से मतलब है, जब फ्री में ठीक हो जाए तो क्यों पैसा लगाएं। आशा करते हैं दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको लेके चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बफर विलयन, ठीक है। बफर विलयन क्या होता है? लिखा तो हुआ है, हम अपने हिसाब से समझाते हैं। आप मुझे बताइए, दिन भर में बहुत सारे चीज खाते हैं, दिन भर में आप खाते होंगे, झाल खाते होंगे, ग्रामीण भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्वादिष्ट चीज में मिठाई खाते होंगे, सब्जी तीखा खाते होंगे, नमक खाते होंगे, संतरा खाते होंगे, नींबू खाते होंगे, ठीक है भाई। जिनकी जैसी औकात वैसा खाना तो बिल्कुल खाते होंगे, ठीक है। सबका अच्छा अच्छा खाना नहीं मिल पाता है क्योंकि सब अमीर नहीं होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने काफी सारा नींबू एक दिन में खा लिया, मान लीजिए आपने 50-60 खा लिया, और अब आपका अगर कहीं पर हाथ काट के चेक करें तो ऑब्वियस सा बात है ब्लड निकलेगा, और ब्लड को अगर टेस्ट करें तो क्या नींबू नींबू हो जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा रक्त नहीं बदला, यानी उसका जैसा स्वाद सा वो नहीं बदला। स्वाद से तात्पर्य है दोस्तों उसका पीएच ना बदलना। ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.44 होता है, कई बच्चे को याद होगा बिकॉज आसान चीज है। यानी जब किसी पदार्थ का पीएच पर फर्क ना पड़े उसको बफर विलयन कहते हैं। फर्क नहीं पड़ने का मतलब क्या है? उसके पीएच मान को वो ना घटा सके ना बढ़ा सके, उसी को बफर विलयन कहते हैं। अब आइए जो मैंने लिखा है पढ़ते हैं।
ऐसा विलयन जिस पर अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा डालने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, आप अगर दिन भर में बहुत सारा नमक भी खा लेंगे ना, तब भी आपका ब्लड नमकीन नहीं होगा। ऐसे तो नमकीन होता है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा आपने टेस्ट किया होगा कभी ना कभी ब्लड रोकने के लिए, और देखिए 7 से ज्यादा है तो नमकीन तो होगा ही। तो जितना भी खा लो आपका पीएच नहीं बदलेगा। देखिए आसान भाषा में भी लिखा हुआ, सामान्य भाषा में अम्ल डालने पर खट्टा नहीं होगा, क्षार डालने पर नमकीन या कड़वा नहीं होगा। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल मानव रक्त है। जब जब एग्जाम में यह सवाल आया है तब तब यही ऑप्शन मिला है। अलग से ऑप्शन मैंने बताया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है। इससे एक सवाल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका को क्या बोलते हैं? विनेगर। कई बार ना, ठीक है, विनेगर, हिंदी में विनेगर लिख के भी आ जाता है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो बफर विलयन क्या होता है, आशा करते हैं आपको बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और ब्लड सोचिए कितना अच्छा ऊपर वाले का देन है, ठीक है, कि हम लोग काफी सारा चीज खाते हैं लेकिन फिर भी सोचो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। चलिए इसके बाद आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके बाद पीएच क्या होता है, बार बार पीएच का चर्चा हो रहा था। सबसे पहले इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाए। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, जिसको हिंदी में सांद्रता कहते हैं, ऑफ हाइड्रोजन। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी अम्ल में, ठीक है ना, किसी अम्ल में, ठीक है, या किसी घोल में, अम्ल तो नहीं कहना चाहिए, किसी घोल में या किसी विलयन में जितना हाइड्रोजन आयन है उसको बताना पीएच कहलाता है। ठीक है। तो पहले ये वाला डेफिनेशन आप पढ़िए। ये जो फॉर्मूला है ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए यूज होगा, यानी न्यूमेरिकल को। देखिए लिखा है कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गणक को पीएच कहते हैं। तो ऐसा एक्चुअली अगर आप कन्वर्ट करिएगा तो पीएच मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम यानी 1/h के लघु गणक यानी लॉग। अब ये सर कैसे आया है, आप हमेशा याद रखना कि इसको अगर आप ऊपर भेजेंगे, मैथमेटिक्स आप मेरे से सीखते रहते हैं, तो पावर हो जाएगा नेगेटिव, यानी पावर का साइन बदल जाता है। और लॉग कहता है कि अगर ये पावर है तो आप इसको पहले लिख दो। तो जैसे ही आप पहले लिखेंगे तो -1 log h प्लस आएगा, और यही तो भाई ये है। क्लियर है? ये हो गया केमिस्ट्री के अनुसार पीएच क्या होता है। अब अगर कोई आपसे आसान भाषा में पूछे कि भाई पीएच होता क्या है, तो पीएच का मतलब कुछ नहीं है भाई, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसको बताना। ठीक है, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसको बताना, सिंपल सी बात है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ब्लड का पीएच पढ़ा ना 7.44, इसके पीएच से पता चला ना ये क्षार है। बस कई चीज को क्षार या अम्ल चेक करने का एक पैमाना है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं, अगले स्लाइड की ओर। ये न्यूमेरिकल को अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल डे अलग होगा, अलग से आपको बताया जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ मोस्ट पॉपुलर पीएच हैं, उसको आप याद रखना। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, शुद्ध जल 7। ध्यान दीजिए, शुद्ध जल है, उदासीन जल बोले तो भी 7, नॉर्मल अगर जल आया तो भी 7। आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं। अगर मैंने आपको बोला रिफाइंड वाटर, ठीक है, तो अगर आपको मन करे, ऐसे उम्मीद बिल्कुल नहीं रहता है कभी भी, फिर भी अपने दिल को दिलासा देते रहते हैं, कोई बच्चा कमेंट कर दे, तो रिफाइंड वाटर अगर आपका है तो उसका पीएच मान कितना होगा मुझे बताइएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? 5.5 से 7.5, लेकिन अगर हम इसको काट के एक्यूरेट बताएं तो 6.5।
यानी ये अम्लीय होता है। ठीक है, इसके बाद दूध का पीएच मान 6.4, मानव लार का भी आपका लिखते हैं तो 6.5। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। शराब का रेंज ये है, मेन देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस स्लाइड में ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, पक्का याद करिएगा, कई बार एग्जाम पे आया हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप किताब में सर्च करोगे या नेट में सर्च करेंगे तो ये फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, अगर आप मेडिकल साइंस में देखिएगा तो मैंने जो बताया परफेक्ट है, एग्जाम में ऑप्शन आपको मिलेगा। मेडिकल साइंस में भी देखिएगा तो रेंज होता है दोस्तों, ये रेंज होता है। पीएच जो यूरिन का होता है ना, वो कभी अम्लीय भी हो सकता है, कभी क्षारीय भी हो सकता है, लेकिन डिफॉल्ट में अम्लीय गुण ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये पक्का आप याद रखना। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मानव लार का देखिएगा तो सेम आपको रेंज मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने एक्यूरेट है वही आपको बताया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे, कुछ आपको हम बाद में डिटेल भी बताएंगे, फिलहाल तो अभी डायरेक्ट वे में चल रहे हैं। इसके बाद जो बियर है, नाम तो सुने ही होंगे, 4 से 5 होता है इसका पीएच। ठीक है, यानी ये एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। क्लियर है भाई? ठीक है, हाँ, अब रह गया यहां पर आपको एक चीज हम और बताते हैं। ये जो बियर है, कई बार ऐसा देखा गया है, देखा गया है, कुछ डॉक्टर इसको लेने की सलाह भी देते हैं। ठीक है, अगर आप बियर का पहले पीएच पे गौर करें, ठीक है, अगर आप बियर के पीएच पे गौर करें तो ध्यान से देखिएगा, और हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जो लेने की सलाह देते हैं, है तो बुरा चीज है ना, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो भी तो बताना मेरा फर्ज है ना। तो कई किताबों में देखना बियर का पीएच जो होता है वो क्षारीय के रूप में दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा जो मैंने बताया 4 से 5 बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है भाई, अब रह गया कि डॉक्टर इसको पीने की सलाह क्यों देते हैं, ये भी बताते हैं। कई बार हमारे शरीर के अंदर किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। जब आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाइएगा तो उनके पास कोई दवाई है नहीं, उनके एकमात्र इलाज का सहारा है पेशाब को बढ़ा दो। उसके लिए आपको एक दवाई देंगे जिससे पेशाब बढ़ता है, और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे, ठीक है, जो आपको पत्थर को निकालने में सहायता करता है, क्योंकि एलोपैथ के पास सर्जरी के अलावा कोई साधन नहीं है। तो डॉक्टर कभी कभी क्या फ्रैंक डॉक्टर रहेंगे तो आपको सलाह देंगे, खासकर मेल पर्सन को, भाई फीमेल को देने से तो उसको ऐसे मार के भगाएगी कि क्या कहना। ठीक है, तो मेल पर्सन को बोलेंगे ये पियो। होता क्या है दोस्तों, ये पीने से यूरिन ज्यादा होता है। अब मान लो यार डॉक्टर पीने बोला, जो पीने वाला होगा उसका तो चांदी हो गया। वो घर में आके अपनी पत्नी को बोला मेरे को डॉक्टर एक दिन में 2-2 3-3 पीने को बोला, इधर डॉक्टर बोलता है 1 गिलास पियो, वो बढ़ा चढ़ा के बोला। डॉक्टर उसका दोस्त निकला, सोचिए और मजा उसका, बोलेगा लिख के दीजिए ना सर, यहाँ पे 2-3 बोतल पी लेंगे। ठीक है, तो जो काम वो जिंदगी में नहीं कर सकता था स्टोन ने कर दिया। कई बार भाई फायदा भी हो जाता है उनके लोगों को। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शरीर के साथ खिलवाड़ है। तो असली बात पे आते हैं, ये क्या करता है, यूरिन को बढ़ाता है। तो डॉक्टर सोचते हैं कि यूरिन बढ़ने से क्या पता स्टोन उसके साथ ही बाहर आ जाए, लेकिन सोचना चाहिए कि जो नली होती है यूरिन वाली नली, क्या पता स्टोन उससे बड़ा हो, और जब स्टोन क्रश नहीं होगा, घिसेगा नहीं, तो कितना भी बियर पियो, कितना भी पेशाब बढ़ाओ, पेशाब ही निकलेगा, पत्थर कहाँ से निकलेगा भाई। ठीक है, तो खैर एलोपैथ का सिद्धांत ऐसा होता है। क्लियर है, लेकिन आप इसको बिल्कुल ना यूज करें, ये हमारे लीवर के लिए काफी घातक होता है। इसमें जो होता है ना, इसमें गैस व्यक्ति का बढ़ जाता है, ये एक्चुअली फैटी होता है, और फैट शरीर में जमा होने लगता है ना। तो इसलिए बिल्कुल से इसका उपयोग ना करें। ठीक है, एक तरफ आपका गलती से स्टोन निकल गया, दूसरा तरफ से लीवर का प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल सी वाटर का पीएच कितना होता है दोस्तों, 8.4। आंत्र रस मैंने 1.4 लिखा है, इसके लिए बहुत बड़ा सा सॉरी, 1 हो जाएगा।
अंडा का 7.8, ये कॉफी और ये नींबू का रेंज है। तो इसका मतलब सोचो नींबू कब लेना चाहिए, जब आपके शरीर में अम्ल कम बने। ज्यादा बने तो मत लीजिए क्योंकि ये अम्लीयता ज्यादा रखता है। इसका मतलब देखो 7 उदासीन है ना, 7 से जितना ज्यादा दूर जाएंगे अम्लीयता उतना बढ़ेगा, 7 से जितना इधर ज्यादा दूर जाएंगे क्षारीयता उतना बढ़ेगा। तो सोचो 2.2 इसका है तो नींबू कितना ज्यादा अम्लीय होता होगा। और अगर आपके शरीर में अम्ल पहले से ही ज्यादा बढ़ रहा है तो और नींबू ले लिए तो और दिक्कत करेगा आपको। समझ रहे हैं ना, तो किस परिस्थिति में नींबू का प्रयोग करना आज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। इसके बाद यहां वाला जो स्लाइड लिखा है इससे भी भैया जबरदस्त सवाल आता है। विभिन्न पदार्थ और उनमें उपस्थित, यहां पर जितना जो है ना फेवरेट एग्जाम का सब मैंने डाल दिया है, अननेसेसरी चीज नहीं डाला है। कई टीचर स्लाइड पे स्लाइड देते हैं, मुझे मतलब नहीं है भाई, ठीक है। साइट्रिक अम्ल, इसको सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, आप भी जानते होंगे, ये नींबू और संतरा में पाया जाता है। जितने खट्टे पदार्थ होते हैं ना उसमें साइट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैलिक अम्ल कई बार एग्जाम पे आया है, ठीक है, कई बार एग्जाम पे आया है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया दोस्तों सेब। यहां पर एक साइट्रिक एसिड से मुझे याद आता है कि एक बार एग्जाम ने इसका फॉर्मूला पूछ दिया था। तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7, ठीक है। ये एग्जाम पे आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, और आप प्लीज इसको याद कर लेना, C6H8O7, ठीक है, ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं तो मैलिक का फॉर्मूला जो होता है अगर हम आपको बताएं तो C4H6O5, C4H6O5 ये आपका मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, क्लियर है। आप इसको याद करना। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सभी को पता है, दूध, या बोला जाए दूध से बने उत्पाद में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब इसका अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो मुझे लगता है ये भी एग्जाम पे आया हुआ है, C3H6O3, C6H3H6O3, ठीक है। चलो लिखे सही है, बार बार गलत निकल जा रहा। इसके बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं तो आगे में हमारे पास है टार्टरिक। टार्टरिक मतलब होता है इमली, अंगूर और केला, ज्यादातर इमली समझिएगा। इस वाले का क्या फॉर्मूला होता है सर, C4H6O6, C4H6O6, क्लियर है, ये इमली में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं तो एसिटिक एसिड, ये तो पढ़ाया गया, सिरका में या विनेगर में पाया जाता है। सर फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, क्लियर। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, खास करके पालक साग में। और यहां से एक चीज बताते हैं, जो हमारे स्टोन बनते हैं चाहे किडनी में या गॉल ब्लैडर में, उसमें क्या होता है ये भी बताते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ये ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलेट से रिलेटेड है, इसीलिए जब स्टोन बनता है तो हमारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप पालक साग बिल्कुल ना खाएं, ठीक है, टमाटर बिल्कुल ना खाएं क्योंकि उसमें स्टोन बढ़ने के और चांसेस होते हैं। तो इससे रिलेटेड है, इसलिए ये होता है। अब सर ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, C2H2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ऑक्जेलिक एसिड आपको याद रख लेना है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से रिलेटेड, हमारे स्टोन जो होते हैं ना, ठीक है, स्टोन जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए होते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों टैनिक अम्ल। टैनिक, टी याद रखिएगा, टैनिक से टी माने चाय। इसका जो फॉर्मूला है ये बड़ी भयंकर है, मुझे भी नहीं याद रहता, बाकी के याद थे मैंने लिख दिया, तो ये मैंने नोट किया हुआ है, C76H52O46, ये मुझे नहीं याद रहता भाई, तो आप लोग याद कर लेना अगर आपको याद रखना है तो, ठीक है। इसके बाद आपको पता है, जैसे कई बार किताबों में क्या बोलता है, कई बार किताबों में देखिएगा टैनिक अम्ल और कैफियोटैनिक अम्ल दोनों में आंसर सेम ही रहता है, चाय रहता है, ठीक है। तो कई बार देखना ऐसा रहेगा और आपका सेम होता है, लेकिन आप याद रखना टैनिक मतलब चाय और ये मतलब कॉफी, ठीक है। इसके बाद कैफियोटैनिक अम्ल का अगर फॉर्मूला जानना है तो C8H10
ये भी मेरे को नहीं याद रहता है, आपको अगर याद करना है तो ये मैंने नोट कराया। फॉर्मिक अम्ल बहुत पॉपुलर सवाल है, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? तो सारे अम्ल के फॉर्मूला मैंने लिख दिए हैं, जरूर याद रखिए, खास करके ये 5 शुरू का पक्का याद रखिएगा, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं। इसके बाद हमारे पास है अम्ल के प्रकार। अम्ल 2 तरह के होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल। प्राकृतिक वर्ड से ही मतलब होता है कि जो ऊपर वाले ने हमें दे के भेजा है ना, तो ये प्राकृतिक अम्ल हो गया। और खनिज अम्ल जो होता है ना दोस्तों, खनिज अम्ल जो होता है, ठीक है, ये हमारा लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। जैसे आप पढ़े सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ इस तरह के। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं आगे। अब अगर देखो तो प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल एक ही चीज होता है। पढ़ते क्या है, देखिए परिभाषा क्या है। एसिड जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे प्लांट या एनिमल से प्राप्त किया जाता है उसी को नेचुरल एसिड कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। तो जैसे पौधे से, नींबू से जो मिलता है वही है। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक दूध से मिल गया, टार्टरिक इमली से, ऑक्जेलिक पालक साग से, फॉर्मिक हो गया। तो ये सारे के सारे नेचुरली मिलते हैं पेड़ पौधों से, पशुओं से, इसीलिए ये प्राकृतिक कहलाते हैं। जो लेबोरेटरी से मिलेगा भाई वो हमारा हो जाएगा खनिज अम्ल। आइए पढ़ते हैं। अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है, जैसे खनिज निकला और फिर एक्सट्रैक्ट किया, वो खनिज अम्ल होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये उदाहरण हो गए। चूंकि मिनरल्स एसिड को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसे मैन मेड या सिंथेटिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। देखिए तरह तरह के नाम हैं। चूंकि इंसानों ने बनाया तो इसलिए मैन मेड बोला गया। सिंथेटिक, चूंकि हमारा इसमें कुछ केमिकल होता है इसलिए सिंथेटिक कहा गया। इनऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि अकार्बनिक है। कार्बनिक तो हमारा वो वाला होता है, इससे जो पहले पढ़ा आपने, इसलिए अकार्बनिक है। ठीक है, तो ये आपको पता चलिए अम्ल के प्रकार। इसके बाद कहता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। सभी मिनरल एसिड केवल कार्बनिक एसिड को छोड़कर स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। यानी जितने लेबोरेटरी में बने हुए एसिड हैं सबके सब स्ट्रॉन्ग हैं। यानी लैक्टिक एसिड, इसके बाद अगर हम चले जाएं ऑक्जेलिक, उसके बाद टार्टरिक, जो नेचुरली मिलते हैं वो वीक एसिड होते हैं। जो लैब में तैयार किए गए जैसे सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक, सब के सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये दोनों में अंतर आपको पता चला। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वापस देखो। सभी ऑर्गेनिक एसिड जो प्राकृतिक स्रोतों से होते हैं वो वीक कहलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक यहां पर एक चीज और समझना है, देखिए 7 में उदासीन होता है। अगर आपको पीएच मान से पूछे तो 7 के बायां तरफ जितना पढ़ेंगे ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और अगर आप यहां से पढ़ते हो, देखो पीएच होता है 0 से 14, ये पीएच स्केल होता है। अगर आप 0 से दायां तरफ बढ़िएगा 7 की तरफ तो एसिड जो होगा वो वीक हो जाएगा। समझ में आ रहा? 7 से अगर आप दाहिने तरफ बढ़िएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, क्योंकि उधर में बेस होता है ना, ये भी आपको समझ में आना है। तो अगर आप ये समझ गए और अगर आपको पीएच मान देकर रखा है कि भाई 1 और 2 दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपका जवाब 1 पे आना चाहिए, क्योंकि 7 के सबसे बायां तरफ में पड़ता है। ठीक है, ऐसे भी सवाल हो सकता है। तो इसके बाद हमारे पास है सांद्र या तनु अम्ल। ये हम लोग अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आप प्लीज इसको अध्ययन करिए। अगला पार्ट कल हमारा आएगा, सेम चीज का कंटिन्यू करेंगे, कुछ और अच्छे चीजों को बताएंगे। अभी थ्योरी हमारा इसका चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।